ट्वेल्थ स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 85 पर आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने चैप्टर शुरू किया है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, आपको पता है फाइनेंस की सबको जरूरत है, वो इंडिविजुअल हो या कॉरपोरेशन हो या गवर्नमेंट हो। तो इन तीनों को, इंडिविजुअल को, कॉरपोरेशन को और गवर्नमेंट को, जो फाइनेंस है वो कई जगहों से मिल सकते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम जो है हमारे इंडिया का, उसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 4 हैं। लेकिन इसमें से हमारे सिलेबस में सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट कवर किया गया है। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो 2 टाइप का है। एक जो शॉर्ट टर्म के लिए मनी प्रोवाइड करते हैं वो इंस्टीट्यूट्स, जिन्हें हम मनी मार्केट कहते हैं। मनी मार्केट जो है हमें शॉर्ट टर्म के लिए कैश या लोन प्रोवाइड करता है। कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें लोन या कैश प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट, फाइनेंशियल मार्केट के जो 2 पार्ट्स हैं, इन्हीं से हमारे चैप्टर का नाम बना है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। आज का लेक्चर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कमर्शियल लाइफ के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपके जर्नल नॉलेज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का चैप्टर। लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर द फ्यूचर व्यू। चलिए, हम फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मार्केट, मनी मार्केट जो है उसे डिटेल में पढ़ रहे थे। मनी मार्केट के 2 पार्ट्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड। मनी मार्केट के 2 सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर हमने आरबीआई कवर कर लिया है। आरबीआई जो होता है अपेक्स बैंक है, सेंट्रल बैंक है। उसके बाद हमने कमर्शियल बैंक कवर किया है। कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई के अंडर में होते हैं और उन्हें मिनिमम रिजर्व आरबीआई तक पहुंचाना होता है हर डिपॉजिट के बाद। आज जो हमारा टॉपिक होगा, ये बचे हुए सारे आज हम कवर करेंगे। 2 टॉपिक पहले कवर हो चुका है, आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक्स। बचे हुए सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टूडेंट चेक नेक्स्ट। थर्ड वन इज कोऑपरेटिव बैंक, जो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव बैंक का क्या सिस्टम होता है। देन डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स कौन है, उनका फंक्शन कैसे होता है। देन डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया क्या है, उसका फंक्शंस एंड स्कोप्स, लिमिटेशंस क्या है वो देखेंगे। इसके बाद हम आज ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी देखेंगे। अनऑर्गेनाइज्ड के अंतर्गत इंडिजीनियस बैंकर्स, इंडिजीनियस बैंकर्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे डिटेल में। उसके बाद मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स के दायरे में कौन आते हैं। एंड लास्टली अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को भी हम आज देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका ट्री है उसे आप जरा ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिए। ज्यादा पढ़ने के बाद आपको कंफ्यूज हो सकता है कि कौन सा टॉपिक किस में था।
कौन सा फीचर किसके अंदर बताया गया था। तो ये जो आपका ट्री दिख रहा है उसे पहले आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में दो मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। फिर कैपिटल मार्केट में, सॉरी, मनी मार्केट में दो पार्ट्स, मनी मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपके 5 पार्ट हैं और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो चलिए, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है फर्स्ट वाला, उसका हम थर्ड टॉपिक आज उठाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो देखा जाए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो थर्ड है कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके क्या एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स। कोऑपरेटिव बैंक्स का लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में वर्डिंग, कोऑपरेटिव बैंक्स came into existence with the enactment of the Cooperative Credit Societies Act of 1904। 1904 कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट जो है 1904 में ही बन गया था। आपको पता है सेंट्रल बैंक कब स्टैब्लिश हुआ था, आपको मैंने बताया था 1935 में, 1935 में। और नेशनलाइज कब हुआ था, 1949 में, 1949 में। और उसके कहीं पहले ये कोऑपरेटिव बैंक जन्म ले चुका था। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट ऑफ 1904 के तहत कोऑपरेटिव बैंक्स एग्जिस्टेंस में आए। तो लिखा हुआ है कोऑपरेटिव बैंक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द इनैक्टमेंट, मतलब कौन से कानून के तहत, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904। 1904 के तहत कोऑपरेटिव बैंक्स एग्जिस्ट में आए। कोऑपरेटिव बैंक्स सप्लीमेंट the efforts of commercial banks and meeting the credit needs of the local population। तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं स्टूडेंट्स, वो तो मनी देते ही हैं सबको, तो कोऑपरेटिव बैंक कमर्शियल बैंक को मदद करने के लिए सामने आते हैं। कमर्शियल बैंक अब हर लोकल एरिया में तो अपना ब्रांच एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, कमर्शियल बैंक हर लोकल एरिया में अपना ब्रांच एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, तो कोऑपरेटिव बैंक क्या है, हेल्प करता है, लोकल एरियाज में पहुंचता है और लोकल पॉपुलेशन को लोन देता है, मनी प्रोवाइड करता है, उनके नीड्स को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा सप्लीमेंट। जैसे आप बोर्ड एग्जाम में मेन कॉपी लेते हैं लिखने के लिए, तो उसके अंदर कई पेजेज होते हैं, अराउंड 30 पेजेज होते हैं, लेकिन अगर नहीं कंप्लीट होता है, नहीं आपका आंसर कंप्लीट हुआ है, तो फिर आप सप्लीमेंट मांगते हैं। तो इसी तरह से कमर्शियल बैंक काफी हैं, लेकिन फिर भी लोगों तक अगर क्रेडिट नहीं पहुंचा है, तो उनके नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक सामने आते हैं। कोऑपरेटिव बैंक जो हैं वो कमर्शियल बैंक को सप्लीमेंट होते हैं, मदद करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक लोकल पॉपुलेशन को हैंडल करते हैं, लोकल पॉपुलेशन को हैंडल करते हैं। लोकल मींस स्टूडेंट्स, अगर आप पीएमसी बैंक देखेंगे, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, शब्द क्या है इसके अंदर, कोऑपरेटिव, तो हम यही हेडिंग पढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक। तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका। तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है वो लोकल पॉपुलेशन को कवर करता है। लोकल मींस कितना स्टूडेंट्स, लोकल मींस मुंबई। अगर आप पीएमसी बैंक के ब्रांचेस आप देखेंगे गूगल पर, तो आपको सिर्फ मुंबई और मुंबई से जो टच एरिया है वहीं पर आपको दिखाई देगा। तो मेनली आपको सिर्फ मुंबई में दिखाई देगा। तो सिर्फ मुंबई एरिया कवर कर रहा है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इसलिए इसे कहेंगे कि ये लोकल पॉपुलेशन के क्रेडिट नीड्स को सेटिस्फाई करता है। It fulfills the banking needs of small and medium income groups। तो जिनको कम समय के लिए या जो लो सोसाइटी के
पब्लिक हैं उनके मनी नीड्स को कोऑपरेटिव बैंक सेटिस्फाई करता है। तो अगर आपको हैवी लोन चाहिए, लार्ज अमाउंट चाहिए, लार्ज टाइम के लिए चाहिए, तो वो कोऑपरेटिव बैंक नहीं देगा। आपको क्या है, स्मॉल एंड मीडियम ग्रुप में या फिर टर्म में ही आपको यहां से लोन मिलेगा। तो आपने देखा बेटा, आपको बता दिया गया टॉप पर कौन है, आरबीआई, उसके नीचे कौन है, कमर्शियल बैंक, उसके नीचे भी लोकल पॉपुलेशन को कवर करने के लिए पीएमसी जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो आपके स्मॉल एंड मीडियम नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, चलिए थर्ड पार्ट हमने कवर किया। उसी थर्ड पार्ट में और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। द कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर comprises of cooperative credit institutes such as primary cooperative credit societies, district central cooperative banks and state cooperative banks। स्टूडेंट्स, आप अपने एरिया में कोई भी कोऑपरेटिव बैंक देखते हैं तो आपको उसका नाम पढ़कर पता चलना चाहिए कि ये कौन से लेवल पर काम करता है। मींस प्राइमरी लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर। तो कोई भी बैंक आपके सामने है तो उसका नाम पढ़कर अपने फ्रेंड, अपने परिवार को आपको बताने आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको एक्सप्लेन किया गया है कि कोऑपरेटिव बैंक सबसे पहले प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, फर्स्ट लेवल सबसे छोटे में है, अगर कोऑपरेटिव बैंक अगर सबसे छोटे लेवल पर है तो उसे प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। अगर उससे बड़ा है तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। और उससे भी बड़ा है तो उसे हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, इसे और एक्सप्लेन करने के लिए इन लोगों ने स्ट्रक्चर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट्स। थ्री टायर मतलब थ्री लेवल पर होता है, ये थ्री लेवल का इंपॉर्टेंस है कोऑपरेटिव बैंक को। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर जो है आपका थ्री टायर का है, वो इस तरह से है। प्राइमरी लेवल आपको दिख रहा है, जो प्राइमरी लेवल पर है, जो प्राइमरी लेवल पर कार्य करते हैं उसे हम प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कहते हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आप अगर जानना चाहें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं। प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के रूप में आप सारस्वत बैंक को देख सकते हैं। सारस्वत बैंक के नीचे क्या लिखा हुआ है पढ़िए। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शेड्यूल्ड बैंक। तो ये स्टूडेंट्स आपके प्राइमरी लेवल पर कार्य करता है, मतलब सबसे छोटे लेवल पर कोऑपरेटिव बैंक ये है। सेकंड आपका है डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब उससे बड़े लेवल पर, उससे बड़े लेवल पर अगर आप जाएंगे तो उसे हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। इसका एग्जांपल आपको मैं देता हूं स्टूडेंट्स, द मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। इसमें आप देख सकते हैं पर्सनली लिखा हुआ है, इंटेंशनली लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है तो उसमें लिखा रहेगा द मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। और टॉप लेवल पर जो होता है स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। और ये कोऑपरेटिव में अपेक्स बैंक होता है। पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे कंट्री के लिए जो टॉप पर अपेक्स पर है वो आरबीआई है, लेकिन स्टेट लेवल पर जो टॉप पर है, स्टेट लेवल पर जो टॉप पर है उसे हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। इसका एग्जांपल मैं बताता हूं स्टूडेंट्स आपको, द दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये पूरी दिल्ली को कवर कर लेता है, पूरी दिल्ली को कवर कर लेता है। तो ये क्या कहलाएगा, एक स्टेट को कवर कर लिया, इसलिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इसे
कहेंगे, द दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो आप लेवल देख लीजिए बेटा, कोऑपरेटिव बैंक के 3 टायर होते हैं, 3 टायर्स होते हैं, मतलब 3 लेवल होते हैं, प्राइमरी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल। प्राइमरी लेवल पर आपका सारस्वत बैंक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर द मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, और स्टेट लेवल पर द दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है। ओके स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में आपको कोई एग्जाम्पल नहीं दिए हुए हैं, मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया यहाँ पर अच्छी तरह से समझाने के लिए, आपको एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर दिखाया। ठीक है, चलिए इस तरह से आपका जो है कोऑपरेटिव बैंक क्लियर हुआ। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में चौथा, फोर्थ हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर बैंक, उसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बेटा डेवलपमेंट कार्यों के लिए फाइनेंस करता है। वर्डिंग पढ़िए, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आर एजेंसी दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस असिस्टेंस। तो डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो है वो देखते हैं कि लोन अगर डेवलपमेंट के लिए लिया जा रहा है तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस असिस्ट करते हैं, मतलब देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर्स। तो आपको पता है बेटा, देश के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर फील्ड को ही देखा जाता है। तो अगर डेवलपमेंटल कार्य करना है, मतलब इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए, तो ये क्या करता है, ये इंस्टीट्यूट फाइनेंस करता है। अब देखते हैं ये इंस्टीट्यूट्स कब एग्जिस्टेंस में आया, कब स्टैब्लिश किया गया था। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, IFCI। IFCI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया was the first developmental financial institute या institution to be established in 1948। आप ईयर को भी ध्यान दीजिए बेटा, 1948 क्या लिखा हुआ है, 1948। कोऑपरेटिव बैंक का आपने ईयर देखा 1904, कोऑपरेटिव बैंक का ईयर था 1904, और डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का ईयर है 1948। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है बेटा, IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी बिल्डिंग आप देखिए, ये उस बैंक की बिल्डिंग है, आपको दिखाया जा रहा है एग्जाम्पल। तो ये जो बैंक है ये सिर्फ डेवलपमेंटल कार्यों के लिए ही फाइनेंस करता है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए ही फाइनेंस करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैव डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफाइड मतलब डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास जो टारगेट है वो डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड मतलब क्या होता है, जैसे आपका डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट IDBI है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाम ही है इसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो डेवलपमेंट कार्यों के लिए ही ये फाइनेंस करता है। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आपको फाइनेंस चाहिए तो इस बैंक से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बैंक आपके पास स्टूडेंट नाबार्ड। नाबार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है बेटा, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये बैंक आपको एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए लोन प्रोवाइड करता है। तो पहला वाला बैंक इंडस्ट्री पर्पज के लिए, दूसरा वाला बैंक एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए। ठीक है, और भी अदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेनिफिशियल डेवलपमेंटल कार्य के लिए एग्जिम बैंक, जिसका फुल फॉर्म
एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो बैंक्स हैं वो डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके उद्देश्य क्या है, डाइवर्सिफाइड, मतलब कोई एक उद्देश्य नहीं है, कई उद्देश्य हैं। डाइवर्सिफाइड मतलब वैरायटी, मतलब कई वैरायटी, एक ही उनका उद्देश्य नहीं है, कई उद्देश्य हैं उनके। डाइवर्सिफाइड देयर ऑपरेशंस, उनके जो कार्य हैं डाइवर्सिफाइड हैं विद द एडवेंट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जैसे ही हमारे कंट्री में लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता गया, बहुत ही उसके ऊपर कंसंट्रेशन किया गया, उस टाइम से ही डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने अपना कार्य, अपना ऑपरेशन क्या कर लिया, डाइवर्सिफाइड कर लिया, मतलब बढ़ा लिया, उनके कार्य और बढ़ा दिए गए। तो पहले इतनी जरूरत नहीं थी फाइनेंस की, तो ये लोग सिर्फ इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए थे। लेकिन जब लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इंपॉर्टेंस दिया गया तो तुरंत, एडवेंट मतलब क्या, अराइवल, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के अराइवल मतलब जैसे ही इन शब्दों की एंट्री हुई, इन पर ध्यान दिया गया, इन पर कॉन्सेंट्रेट किया गया, तब डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के कार्य क्या हो गए, बढ़ा दिए गए, उनमें वैरायटी डाल दी गई। दे हैव सेट अप सब्सिडियरी, सब्सिडियरी मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, सब्सिडियरीज मतलब असिस्टेंट, मतलब हेल्प करना। दे हैव सेट अप, इन बैंक्स को सेटअप किया गया, मतलब बनाया गया या रूल बनाया गया, ये क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, मदद करेंगे, किसे, टू ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो अब पुराने तो कार्य इनको करना ही है, साथ में नए भी कार्य, नए सर्विसेज, नए प्लान्स भी पब्लिक को देना है। तो इस तरह से हमने डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को कवर किया। स्टूडेंट्स आपको पता है नाबार्ड जो है, you have already studies in class 11th about नाबार्ड। नाबार्ड किस लिए बनाया गया है, विच इज द अपेक्स इंस्टीट्यूट इन द रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर। तो अगर गांव एरिया में, रूरल एरिया में अगर आपको एग्रीकल्चर के लिए आपको लोन चाहिए तो नाबार्ड आपको फाइनेंस करेगा, हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा। इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये फसल, खेती बाड़ी को ही बढ़ावा देने के लिए बैंक स्थापित किया गया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट्स एक्सेट्रा। तो आपका बिजनेस जो है फाइनेंस चाहता है, किस लिए, एग्रीकल्चर के लिए, या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके लिए चाहिए फाइनेंस, कॉटेज है, विलेज इंडस्ट्री है, या हैंडीक्राफ्ट आप हैंडल करते हैं बिजनेस, तो उसके लिए आपको फाइनेंस नाबार्ड से मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां हैं, आगे भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलने वाली है। चलिए देखते हैं आगे। जो हमारे डेवलपमेंटल फाइनेंस बैंक्स हैं उसी के अंदर सच एज कमर्शियल बैंकिंग, कंज्यूमर फाइनेंस, कमर्शियल बैंकिंग की ही तरह ये डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो है वो कंज्यूमर फाइनेंस करता है, मतलब जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको भी फाइनेंस करता है। ब्रोकिंग, शेयर ब्रोकर्स जो है उनको भी हेल्प करता है। वेंचर कैपिटल फाइनेंस, अगर कोई आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वेंचर मतलब कार्य या बिजनेस, तो उसके लिए भी कैपिटल फाइनेंस करता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, रोड है, ब्रिज है, कैनन्स है, अगर उनके लिए चाहिए तो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, बिजली पानी के लिए भी फाइनेंस करता है। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए भी जो है डेवलपमेंट का कार्य होना चाहिए। बस अगर डेवलपमेंट का कार्य है तो डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट नॉलेज लेते हैं हम लोग यहाँ पर। 10 डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आर इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग देमसेल्फ इनटू यूनिवर्सल बैंक। तो आप जानते हैं पहले डेवलपमेंटल बैंक के जो है कार्य स्कोप लिमिटेड थे
ऑपरेशंस लिमिटेड थे, लेकिन अब उसे क्या कर दिया गया, मल्टी प्रोसेस, मतलब डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को कन्वर्ट किया गया यूनिवर्सल बैंक में। यूनिवर्सल बैंक में मतलब किसी भी कार्य के लिए आप फाइनेंस वहां से ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, आरबीआई हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स टू बिकम कमर्शियल बैंक। आरबीआई ने अब कह दिया है, फैसला दे दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि अब डेवलपमेंटल फाइनेंशियल बैंक किसमें कन्वर्ट होना चालू करें, कमर्शियल बैंक में। तो सबसे पहल किसने की, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई। तो आईसीआईसीआई मींस इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म्स आपको फटाफट बोलने आना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए बेटा। अगर आप अपना स्टैंडर्ड ऊंचा रखना चाहते हैं तो ये इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको होना चाहिए। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज बिकम अ यूनिवर्सल बैंक बाय अ रिवर्स मर्ज विथ इट्स सब्सिडियरी आईसीआईसीआई बैंक। तो पहले बैंक्स क्या करते हैं, अपनी शाखाएं ओपन करते हैं और एक दूसरे को अलग रखते हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक को जब यूनिवर्सल बनना था तो उसने क्या किया, उल्टा किया, शाखाएं कर करके अलग नहीं, सभी शाखाओं को अपने में क्या है, ज्वाइंट कर लिया, मर्ज कर लिया, मतलब मिला लिया। तो आरबीआई ने जैसे ही गाइडलाइन इशू किया कि सारे डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट होना है, तो आईसीआईसीआई ने सबसे पहल की, उसने अपने जितनी भी शाखाएं बनाई थी अलग अलग, उन सब को लिंक कर लिया। लिंक करने का मतलब है, आप एक ब्रांच में पैसे जमा करेंगे तो उसका रिकॉर्ड दूसरे ब्रांच में भी आ जाएगा। आपका खाता दूसरे ब्रांच में है लेकिन आप तीसरे ब्रांच से जाकर पैसे निकाल सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं मर्ज। ठीक है, तो ब्रांचेस अलग अलग कार्य नहीं करेंगे, मर्ज होकर कार्य करेंगे, तो इस तरह से वो क्या बन जाता है, कॉमर्शियल बैंक। तो आरबीआई के कहने पर डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो आईसीआईसीआई था वो कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट हुआ। आरबीआई के कहने पर यह काम हुआ है स्टूडेंट्स। और आईसीआईसीआई बैंक का लोगो आप जानते हैं, आईसीआईसीआई बैंक क्या हो गया, अभी कमर्शियल हो चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत आपका फिफ्थ लास्ट पॉइंट है, लास्ट इंस्टीट्यूट आपका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, तो DFHI, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया जो है उसे सेटअप किया गया 1988 में। 1988 में, तो ईयर्स कहा मैंने, इंपॉर्टेंट हैं, ईयर्स को आपको याद रखना है। ठीक है, एज अ मनी मार्केट इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वघुल कमिटी। तो वघुल कमिटी के कहने पर इस इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया गया। कभी 1988 में। कौन सा इंस्टीट्यूट है बेटा, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। आप फुल फॉर्म देख सकते हैं जो आपको इमेज दिखाया गया है, DFHI, फुल फॉर्म डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया जो है सेटअप किया गया 1988 में, किसके रिकमेंडेशन पर, वघुल कमिटी के रिकमेंडेशन पर। ठीक है, इट ज्वाइंटली ओन्ड बाय आरबीआई। इट ज्वाइंटली ओन्ड बाय आरबीआई, तो इसका मालिक आरबीआई भी रहेगा। मालिक के तौर पर पार्टिसिपेशन शेयर कौन करेगा, आरबीआई भी शेयर करेगा। और साथ में पब्लिक सेक्टर भी रहेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी इसके अंदर पार्ट लेंगे। ठीक है, और ये लोग मिलकर डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया बनाएंगे। किस लिए बनाएंगे, टू इम्पार्ट लिक्विडिटी टू द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या होता है बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आप जानते हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज है
बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा 4 महीने के बाद मिलने वाला होता है, लेकिन आपको अगर तुरंत चाहिए तो आप डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया से ले सकते हैं। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया यही काम करता है, लिक्विडिटी देता है टू द मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज को लिक्विडिटी देता है, मतलब कैश देता है। और ये जो है आपका एग्जाम्पल एसबीआई, नाम पढ़िए बेटा, उसके अंदर इंटेंशनली लिखा हुआ है, एसबीआई के बाद क्या लिखा है, DFHI, मतलब डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, कम बाउंड विथ अस, आइए और हमसे मेल कीजिए, हमसे मिलिए। तो ये डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया का बेस्ट एग्जांपल है, जो गवर्नमेंट भी इसकी ओनर होती है। गवर्नमेंट के साथ में पब्लिक सेक्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी इसके मतलब पार्टनर्स होते हैं, ये मिलकर इसे ओन करते हैं। ओके, तो आपने देख लिया बेटा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपका बिल ऑफ एक्सचेंज जो है डिस्काउंट करने में एसबीआई DFHI लिमिटेड हेल्प करता है, और इसके ओनर जो हैं आरबीआई, पब्लिक सेक्टर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं। ये वगुल कमेटी के रिकमेंडेशन पर एस्टैब्लिश किया गया था इन ईयर 1988 में। ठीक है, तो आपको डेट, वगुल कमेटी और ओनर्स के नाम याद रखने होंगे। चलिए, ये आपको इम्पार्ट मतलब गिव, प्रदान करता है। इम्पार्ट मतलब गिव मतलब प्रदान करता है, क्या, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब कैश। ठीक है, क्या लेकर, मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लेकर। ओके, चलिए, ये हमने 5वां पॉइंट भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का खत्म किया। अब चलते हैं हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड पर। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के 5 ही पार्ट्स थे, वो खत्म हुए। अब अनऑर्गेनाइज्ड के 3 पार्ट्स हैं, उसको हम देखते हैं। 3 पार्ट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। स्टूडेंट्स, द अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इन इंडिया कंप्राइजेज ऑफ इंडिजियस मार्केट। तो आपको पता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 3 पार्ट्स हैं। पहला है आपका इंडिजीनियस बैंकर। इंडिजीनियस बैंकर का आप पिक देख लीजिए, आपको एक्सप्लेन बाद में किया जाएगा। इंडिजीनियस बैंकर्स जो है अनऑर्गेनाइज्ड के पहले पार्ट हैं। मनी लेंडर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के दूसरे पार्ट हैं, मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स को अभी समझाया जाएगा डिटेल में। थर्ड पार्ट है अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो हैं, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है बेस्ट एग्जांपल। इन तीनों को डिटेल में समझाया जाएगा। ये अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये नहीं आते, गवर्नमेंट का कंट्रोल इनके ऊपर लेस होता है। ठीक है, ये रजिस्टर्ड नहीं होते, गवर्नमेंट से रजिस्टर न होने की वजह से गवर्नमेंट का कंट्रोल इनके ऊपर कम होता है, इनका जो डिटेल है वो गवर्नमेंट के पास कम होता है। तो ये तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इंडिजीनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स और अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो चलिए पहला देखते हैं, इंडिजीनियस बैंकर्स। इंडिजीनियस बैंकर जो हैं, दे आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, मतलब ये लोग जो पैसा दे रहा है और जो पैसा ले रहा है उनके बीच में आते हैं। इंडिजीनियस बैंकर्स वो लोग हैं जो मनी प्रोवाइडर एंड मनी रिक्वायर के बीच में आते हैं, मतलब बिचौलिए हैं, एक से पैसा लेकर दूसरे को पैसा देते हैं। तो ये होते हैं इंडिजीनियस बैंकर्स। इंडिजीनियस बैंकर्स पुराने जमाने में ज्यादा चलता था। इंडिजीनियस बैंकर्स आप जानते हैं, मारवाड़ी लोगों की समाज, मारवाड़ी जो समाज होता है वो लोग पैसे लेना देना ज्यादा करते हैं, ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। आप जानते हैं महाजन समाज होता है, महाजन, मारवाड़ीज, महाजन्स, महाजन भी यही करते हैं,
एक से पैसा लेकर दूसरे को पैसा देते हैं। बनिया, बनिया लोग भी पुराने टाइम में यही करते थे। लाला, आपने मदर इंडिया अगर मूवी देखी होगी तो लाला बिरजू जो है लाला के पास जाता है, तो लाला भी वही काम करता था, पैसे दूसरों से लेकर अगले को पैसा देकर उनसे इंटरेस्ट कमाता था। तो मारवाड़ीज, महाजन्स, बनिया, लाला, इन लोगों का काम है एक से पैसा लेना और दूसरे को फॉरवर्ड करना और बीच में इंटरेस्ट कमाना। तो ये इंटरमीडियरीज हैं और अनऑर्गेनाइज्ड हैं। इंटरमीडियरीज मतलब बीच में आते हैं और ऑर्गेनाइज नहीं है, सरकार से रजिस्टर्ड नहीं है। दे मोस्टली डील इन इंडिजीनियस शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट सच एज हुंडी। ये लोग भी जो अपना ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसा देने का काम करते हैं, वो हुंडी, पहले के जमाने में हुंडी चलता था, हुंडी को ही आज के जमाने में हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो आपको मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाता हूं, जरा देखिए कैसा दिखता है। ये बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसके ऊपर देखिए लिखा है हुंडी, आपको ये इमेज के ऊपर दिख रहा है हुंडी लिखा हुआ है। तो ये जो हुंडी है कितने रुपए के लिए बनाई गई है? 2500। 2500। आज हम 12th स्टैंडर्ड में बिल ऑफ एक्सचेंज का जो स्पेसिमेन बनाते हैं, सेम टू सेम वैसा ही इसके अंदर लिखा हुआ है। आप क्या लिखा हुआ है पढ़कर देखिए। 86, यहां लिखा हुआ है 86 डेज आफ्टर डेट, मतलब जो भी यहां पर डेट लिखा हुआ है उसके 86 डेज बाद। तो यहां डेट क्या लिखा गया है? 12 अप्रैल 1951, मतलब आज से 60 साल पहले, 60 इयर्स पहले ये बिल बनाई गई थी। तो 60 साल पहले इन्होंने बिल बनाया और क्या कहा था उस टाइम कि 86 दिन के बाद इस बिल का पेमेंट किया जाएगा। तो 86 डेज आफ्टर डेट वी प्रॉमिस, हम वादा करते हैं, टू पे टू सेठ मंगूमल भगवान दास। मंगूमल भगवान दास मतलब ये मारवाड़ी का ही नाम है, मंगूमल भगवान दास। तो मारवाड़ी लोगों का ही ये काम था, हुंडी पर पैसे देना और इंटरेस्ट कमाना। और ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 2500, तो कितने पैसे के लिए ये बिल बनाया जा रहा है? 2500 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड इन कैश दिस डे। तो इस दिन आपको कैश दिया गया है और वो कैश कितने दिनों बाद मुझे रिटर्न चाहिए? 86 डेज के बाद रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये बनाया जाता था। और इसका जो ब्रोकर है, आपका नाम लिखा हुआ है लक्ष्मण दास किंगर। लक्ष्मण दास किंगर जो है ब्रोकर है। ब्रोकर मतलब क्या? बीच में आने वाले, एक को पैसा लेकर दूसरे को देना, एक से पैसा लेकर दूसरे को देना ही क्या कहलाता है? इंटरमीडियरीज, मतलब बीच वाले एजेंट। ठीक है बेटा, तो आपको हुंडी दिखाया गया और बताया गया कि ये नथिंग बट बिल ऑफ एक्सचेंज ही है आज के जमाने का। ओके, चलिए आगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। अब हुंडी जो है, आप उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मारवाड़ी समाज से ले रहे हो कि महाजन समाज से ले रहे हो कि बनिया समाज से ले रहे हो कि लाला के पास से ले रहे हो, उसके हिसाब से इंटरेस्ट क्या है? डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। अलग अलग जगह से अगर लोगे तो इंटरेस्ट रेट अलग अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा। इंडिजीनियस बैंकर्स आर मोस्टली कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब बेटा लिमिटेड। लिमिटेड, कन्फाइंड मतलब लिमिटेड टू अ सर्टन सोशल स्ट्राटा। स्ट्राटा मतलब बेटा लेवल, स्ट्रेटा मतलब लेवल। तो जो इंडिजीनियस बैंकर्स हैं वो एक लेवल तक लिमिटेड होते हैं, एक लेवल तक ही पैसे लेते देते हैं। इनका अमाउंट अनलिमिटेड नहीं होता, वो लेस होता है। दे आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड इन अनबैंक्ड एरिया। जिन एरियाज में बैंक नहीं पहुंच पाया है, जिन गांवों में या पिछड़ी हुई एरिया में बैंक अभी तक ओपन नहीं हो पाया है, उस एरिया में ये इंडिजीनियस बैंकर्स कार्यरत थे पहले के जमाने में। ठीक है, एंड प्रोवाइड लोन डायरेक्टली टू एग्रीकल्चरल एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पर्पज।
तो एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए अगर आपको डायरेक्ट पैसे चाहिए तो गांव के जो लोग होते थे वो डायरेक्टली चले जाते थे मारवाड़ीज, महाजन, बनिया, लाला के पास पैसे लेने के लिए। ठीक है, और उस टाइम के लोग अनपढ़ थे तो ये लोग हाई रेट इंटरेस्ट चार्ज कर देते थे, और बाप के सर का जो ब्याज है, कर्ज है, वो बेटे को उतारना पड़ता था। जिंदगी खत्म हो जाती थी लेकिन इंटरेस्ट नहीं चुका पाते थे। ठीक है, तो इंडिजीनियस बैंकर्स डेंजर हैं, इसलिए सरकार इनके ऊपर क्या है, अब धीरे धीरे लगाम कस चुकी है। इनका लोन एग्रीकल्चरल या ट्रेड या इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए होता है। तो आपने देख लिया बेटा, पैसे लेने वाले और पैसे देने वाले के बीच में ये लोग इंटरमीडियरीज रहते हैं, जिसे हम इंडिजीनियस बैंकर्स कहते हैं। इंडिजीनियस बैंकर्स का जो स्कोप है, जो लेवल है, वो लिमिटेड है, कन्फाइंड है, और ये उस एरिया में कार्य करते हैं जहां पर अभी तक बैंक स्थापित नहीं हुए हैं, बैंक नजदीक में नहीं है, वहां पर ये लोग पैसे ले देने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है मनी लेंडर्स। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सेकंड है मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स भी बेटा दे मोस्टली ऑपरेट इन विलेज एरिया। ये लोग भी ज्यादा करके विलेज एरिया में ही कार्यरत हैं। मनी लेंडर्स मतलब वही सेम जो सेठ लोग हैं, जो चौधरी लोग हैं, जिनके पास पैसे ज्यादा हैं, ठाकुर वगैरह हो गए, तो ठाकुर चौधरी इन लोगों के पास पैसे पड़े हुए हैं, तो बाकी जनता जो गांव की है उनको जरूरत पड़ने पर ये लोग मनी प्रोवाइड करते हैं। मनी लैंडर्स जो है गांव में ही नहीं, शहरों में भी हैं। शहरों में आप कोई भी ज्वेलर्स का अगर बोर्ड देखते हो तो उसको अच्छे से पढ़ो, वहां पर लिखा रहता है कृष्णा ज्वेलर्स एंड मनी लेंडर्स। कृष्णा ज्वेलर्स एंड मनी लेंडर्स, तो ये मनी लेंडर्स हैं। तो गांव में ही नहीं, शहरों में भी मनी लेंडर्स भली भांति फल फूल रहे हैं। ठीक है, मनी लेंडर्स यूजुअली चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये मनी लेंडर्स क्या है, ऑर्गेनाइज नहीं है, सरकार के तहत नहीं है, तो ये लोग अपना मनमानी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जितना मिल सके उतना एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो इनका हाई रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होता है। द लोन प्रोवाइडेड बाय मनी लेंडर्स आर ऑफ बोथ प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। इन्हें मतलब नहीं होता है कि सामने वाला पब्लिक जो है, इंसान जो है, वो किस लिए पैसा लेकर जा रहा है, वो प्रोडक्टिव हो या वो अनप्रोडक्टिव हो। इन्हें ब्याज से मतलब है, इंटरेस्ट से मतलब है, ये ब्याज पर मनी फाइनेंस दे देते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव हो या अनप्रोडक्टिव हो, जैसे कि एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, मतलब खेती बाड़ी करने वाले मजदूर हैं, या फिर फार्मर्स हैं, छोटे किसान हैं, या फिर आर्टिसंस हैं। आर्टिसंस मतलब क्या होता है बेटा, कारीगर। आर्टिसंस मतलब कारीगर। कारीगर मतलब हो सकता है कारपेंटर हो, कारीगर मतलब हो सकता है लोहार हो, लोहे का कार्य कर रहा है, उनको पैसे की जरूरत है, तो ये मनी लेंडर्स उनको पैसे दे देते हैं। वो क्यों ले रहे हैं, प्रोडक्टिव वर्क के लिए या अनप्रोडक्टिव वर्क के लिए, उन कार्यों से इन मनी लेंडर्स को मतलब नहीं होता है। प्रोडक्टिव हो तो भी देंगे, अनप्रोडक्टिव हो तो भी फाइनेंस करेंगे। स्मॉल ट्रेडर्स, छोटे बिजनेसमैन को चाहिए फाइनेंस तो मनी लेंडर से ले सकते हैं। ठीक है, बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स। एट प्रेजेंट द एक्टिविटी ऑफ द मनी लेंडर्स हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड बाय आरबीआई। लेकिन अब इस समय जाकर क्या है, मनी लेंडर्स की जो एक्टिविटी है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, उस पर आरबीआई ने लगाम कसा है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड बाय आरबीआई ड्यू टू देयर एक्सप्लॉयटेशन। तो आरबीआई सामने आई और इनके एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए अलग अलग आरबीआई ने रूल रेगुलेशन बनाया। नो टू एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अब मनी लेंडर्स एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकेंगे, मनमानी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो नहीं वसूलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने मनी लेंडर्स टॉपिक देखा। ये आपका थर्ड मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सेकंड पॉइंट था। अब देखते हैं बेटा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज,
ये भी इंटरमीडियरीज हैं, मतलब बीच में आकर कार्य करने वाले हैं, एक से पैसा लेंगे और दूसरे को देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही अलग है। आपको इसके उतार चढ़ाव और मीनिंग को बहुत ही अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो मैं इसे वीडियो के हेल्प से भी आपको समझाऊंगा, आप यहाँ बने रहिए। पहले हम वर्डिंग्स देख लेते हैं, फिर वीडियो के हिसाब से भी इसे समझेंगे। रेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, दे इंक्लूड चिट फंड्स। तो नॉन अनऑर्गेनाइज सॉरी अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो हैं वो चिट, इनका जो है जैसे आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ये लोग क्या करते हैं, चिट सिस्टम निकालते हैं, चिट फंड्स। चिट सिस्टम क्या होता है मैं आपको वीडियो के जरिए एक्सप्लेन करता हूं। चिट फंड जैसा ही निधि होता है, और ये लोन कंपनीज एक्सेट्रा, जो लोन देने वाली कंपनीज है वो इस कार्य को कार्यरत करती हैं। तो चिट फंड के हेल्प से, निधि के हेल्प से, लोन कंपनीज के हेल्प से ये क्या करते हैं, पैसे को प्रोवाइड करते हैं। इनका सिस्टम क्या होता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, डिटेल में समझाता हूं। अंडर चिट फंड मेंबर्स आर मेक रेगुलर कंट्रीब्यूशन। चिट फंड में मेंबर्स जो होते हैं रेगुलर कंट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब हर महीने थोड़ा फिक्स पैसा क्या करते हैं, जमा करते हैं। मंडल में जो भी ग्रुप है, मंडल है, उसके अंदर एक रेगुलर अमाउंट ऑफ मनी हर महीने क्या करते हैं, जमा करते हैं। और उसकी क्या है, बोली लगाई जाती है। बोली मतलब क्या, बिड एंड ड्रॉज। तो जो ज्यादा बोली लगाएगा उसे हर महीने पैसे मिलते हैं। जिस महीने जो ज्यादा बोली लगाएगा उस महीने उसे वो पैसा मिलेगा। इस चीज को मैं फिर से समझाऊंगा वीडियो के मदद से, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जस्ट ये वर्डिंग एक्सप्लेनेशन के बाद वीडियो देखा जाएगा। अकॉर्डिंगली द कलेक्टेड फंड इज गिवन टू चूजन मेंबर। तो पहले तो हर महीने सभी लोग क्या करेंगे, रेगुलर अमाउंट, मान लीजिए 2500 फिक्स किया गया है, तो 2500 हर महीने क्या है, हर मेंबर पैसे जमा करेगा मंडल में। और जैसे ही पैसे जमा हो जाएंगे बोली लगेगी कि किसे ये पैसा चाहिए, जो ज्यादा बोली लगाएगा कलेक्टेड फंड उस चोजन मेंबर को दे दिया जाएगा, उस चुने हुए मेंबर को दे दिया जाएगा जिसने मैक्सिमम बोली लगाई थी। चिट फंड मोस्टली ऑपरेट इन केरला एंड तमिलनाडु। केरला एंड तमिलनाडु में ये सिस्टम बहुत ज्यादा चलता है। निधि इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट फंड थ्रीविंग ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मेंबर्स। तो निधि हो गया या चिट फंड हो गया, ये अपने मेंबर्स को बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। आउटसाइडर्स को हेल्प नहीं करता है ज्यादा, लेकिन अपने मेंबर्स को ज्यादा फाइनेंशियली हेल्प करता है। लोन्स आर प्रोवाइडेड टू मेंबर्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो मेंबर्स हैं उनको बहुत ही सस्ते में क्या है, लोन दे देता है ये ग्रुप। तो ये जो मंडल है अपने मेंबर्स को, मतलब फॉर मेंबर्स रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है। जो भी फाइनेंस लेंगे उनको रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इनके मेंबर्स को क्या होती है, खुशी होती है, बेनिफिट होती है। लोन कंपनीज आर फाइनेंस कंपनीज, दे प्रोवाइड लोन टू ट्रेडर्स। ये लोग क्या है, व्यापारी को पैसे देते हैं लोन पर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को, जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं। बीइंग अनरेगुलेटेड, जैसा कि आपको बताया गया कि ये संस्था गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है, ये लोग दूसरों को अगर पैसा चाहिए, दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अगर दूसरों को पैसा चाहिए, मतलब ट्रेडर्स है या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, तो व्यापारी या खुद का व्यापार जो लोग कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, उनको अगर पैसे की जरूरत है, अगर वो बाहर वाले हैं, कौन है वो लोग, अदर आउटसाइडर्स हैं। अगर अदर आउटसाइडर्स हैं तो उनको इंटरेस्ट चार्ज क्या किया जाएगा, हाई हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको चार्ज करते हैं ये लोग। तो बाहर वालों के लिए ये क्या होती है, महंगी इंस्टीट्यूट, महंगी संस्था होती है, लेकिन मेंबर्स के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ठीक है, अच्छा चलिए अब इस बात को मैं आपको वीडियो के मदद से क्लियर कट समझाता हूं।
वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट को, एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये सब लोग बात करते हैं एरिया में, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। तो जो मैं बता रहा हूं वीडियो में ध्यान से सुनेंगे तो आप भी उस पर ओपिनियन, अपना व्यू दे सकेंगे। ठीक है, देखिए ये ऑक्शन बोली लग रही है। कैसी बोली लग रही है? चिट फंड की। मान लीजिए कि किसी को पैसे की जरूरत है, दो लोग हैं यहां पर, एक ब्राउन एक ब्लू, ये यहां पर चला आया चिट फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि बाद में इन्हें मदद मिल सके, पैसे मिल सके। तो मान लीजिए वहां पर 40 लोग हैं जो पैसे जमा करते हैं, 40 मेंबर हैं और हर महीने 2500 जमा करते हैं। अब बताइए 2500 अगर हर महीने जमा करते हैं, 40 मेंबर हर महीने 2500 जमा करते हैं, तो हर महीने कितना जमा होगा? 1 लाख। 40 मेंबर अगर हर महीने 2500 जमा करते हैं तो 2500 40 मेंबर्स का मिलाकर 1 लाख बनता है। एक महीना हो गया तो सभी मेंबर्स जमा होंगे और बोली लगाई जाएगी। किसको चाहिए? 1 लाख जमा हो गया है, लेकर जाओ, जिसे भी जरूरत है लेकर जाओ। तो जिसे बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी वो पहले ले लेगा, जिसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, घाई है, वो पहले ले लेगा। जैसे मान लीजिए किसी को अपने बच्चे की शादी करनी है लेकिन अभी टाइम है, तो वो अभी नहीं लेगा। कोई अपने बच्चे को ग्रेजुएशन या कोई कोर्स कराना चाहता है, अभी समय है, वो नहीं लेगा। लेकिन कोई दुकान खोलना चाहता है, उसे तुरंत पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करेगा? ये हायर बीडिंग लगाएगा, मतलब बोली हाई लगाएगा और ये 1 लाख वो ले लेगा। तो बोली वो लगा देगा, मान लीजिए 1 लाख मिल रहा है उसे, वो बोली लगा देगा कि चलिए मैं 30,000 क्या है छोड़ दूंगा और 70,000 क्या है ले लूंगा। तो इस तरह से 40 मेंबर हैं, अगर ये 40 महीने तक पैसा हर महीने जमा करेंगे तो हर महीने एक एक मेंबर को चांस मिलेगा। तो मान लीजिए ये 1 लाख किसने लिया? 40 महीने 2500 2500 हर महीने जमा करेंगे तो 40 लोगों का मिलाकर 2500, हर साल कितना बनेगा? हर महीने कितना बनेगा? 1 लाख। हर महीने 1 लाख बन जाएगा। अब बोली लगेगी, जिसने ज्यादा बोली लगाया उसे क्या है, वो उस महीने दे दिया जाएगा। और इसी तरह से 40 महीने 1-1 लाख जमा होगा तो अगले अगले मेंबर को ये मिलता जाएगा। 2500 सबने जमा किया। अब ये लोग क्या करेंगे? जमा होकर बोली लगाएंगे कि 1 लाख जो जमा हुआ है उसमें मैं 10,000 छोड़ दूंगा, मैं 20,000 छोड़ दूंगा, मैं 30,000। सबसे बड़ी बोली 30,000 लगी तो उसको वो पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अब वो अपना दुकान खोल लेगा, अपना काम करना शुरू कर देगा। अब याद कीजिए इसने कितने पैसे छोड़ दिए अपने? 30,000। 30,000 छोड़ने के बाद जो है ये 40 महीने तक 2500 कमा कमा कर देता रहेगा। इसने जो 30,000 दिए थे वो पूरा कवर हो जाएगा और 30,000 जो छोड़े थे वो क्या है, बाकी मेंबर्स बांट लेंगे। बाकी मेंबर्स बांट लेंगे, जो मेन संस्था वाला है वो पहले 5,000 ले लेगा और बाकी मेंबर्स को डिविडेंड के रूप में मिलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने पैसा जमा किया है। इसी तरह से अगले महीने अगले मेंबर को चांस मिलेगा 1 लाख लेने के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए दूसरा मेंबर 1 लाख लेता है, अगर लास्ट में लेता है तो उसे क्या है, कम बोली लगानी पड़ेगी, क्योंकि बाकी लोगों का हो गया है तो ये कम बोली लगाएगा। तो ये कम बोली लगाएगा तो इससे क्या है, जो सिस्टम है 1 लाख ये लेगा तो इसे 30,000 नहीं छोड़ना पड़ेगा। धीरे 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 करके जितना लास्ट में लेगा ये, मान लीजिए 40वें मंथ के कंप्लीट होने के बाद अगर ये ले रहा है तो 1 लाख लेगा और इसका कटेगा कितना? सिर्फ 5,000 कटेगा। 5,000 कटेगा तो इसे 95,000 मिलेगा। 1 लाख में से 5,000 कट गया तो 95,000 मिला। और ये जो लास्ट में मेंबर ले रहा है इसे डिविडेंड भी मिलता रहा है, 40 महीने डिविडेंड मिलता रहा है। मान लीजिए हर महीने इसे 1-1 हजार भी अगर मिला होगा तो 40,000 तो डिविडेंड ही मिल गया उसे। 40,000 इसे डिविडेंड मिल गया और बाद में जब पैसे निकाल रहा है तो इसे 95,000 मिल गया। तो 40 और 95 कितना हो गया? 135। 135
हो गया आपका 135,000, लेकिन 1,35,000 मिल रहा है इसे, और इसने पैसे कितने लगाए हैं? सिर्फ 1 लाख। अगर 40 महीने इसने 2,500 दिया है तो इसने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, लेकिन इसे लगभग 1,35,000 मिल जाएगा रिटर्न। तो इस तरह से सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा। आप देखिए जरा वीडियो में, आप समझ दिए कि जो पैसा है वो यहाँ पर सेफ है। जिसे जरूरत है वो पहले पैसे उठा ले, जिसे बाद में जरूरत है वो बाद में। पहले वाले को फायदा होगा कि उसको पैसे पहले मिल गए, और लास्ट वाले को फायदा होगा कि उसे इंटरेस्ट ज्यादा मिल गया। ठीक है, इस तरह से पहले और बाद में जो भी बोली लगा रहा है, हर एक को इसके अंदर फायदा होता है और अपने रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर लेता है। तो इस तरह से चिट फंड जो है केरला और तमिलनाडु में बहुत ही ज्यादा कार्यरत है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आज हमने जो मनी मार्केट है उसके सारे पॉइंट्स क्लियर किए। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के 5 पॉइंट और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के 3 पॉइंट। आज ये पार्ट खत्म हुआ। अगली बार हम कैपिटल मार्केट देखेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव था। आपने सहयोग दिया, आप साथ में रहे, हमने अच्छी तरह से कंप्लीट किया। आप लोगों को हमारी तरफ से थैंक यू।